जहाँ मैंने कल प्रोग्राम ख़त्म किया था वहाँ से आज आगाज़ करूँगा। दुनिया की जंगों की तारीख़ जो है वो बदल गई। होता ये है कि आपकी पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो कौम को मोटिवेट करती है, अफवाज को मोटिवेट करती है, पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी एक्सिक्यूट करती है। लड़ती फ़ौजें हैं दुनिया में हर जगह, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप जो होती है ना, वो फ्रंट पे भी होती है, वो पीछे भी होती है और जंगें जीती। पाकिस्तान में एक अजीब सिनेरियो हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर लीडरशिप तो कोई नहीं है पावर के अंदर। फॉरगेट अबाउट दिस आर्गूमेंट कि इमरान खान पॉपुलर है या नहीं है, शहबाज शरीफ साहब क्या हैं क्या नहीं है। पॉपुलर लीडरशिप सिविलियन तो नहीं है पावर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने ये जंग जीत के दिखाया। पाकिस्तान ने इस नैरेटिव को उठा के बाहर फेंक दिया, तारीख बदल दी। मेरे हिसाब से यहाँ तारीख बदल दी कि जी पॉपुलर लीडरशिप होगी, सिविलियन लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होगी, पॉलिसी बनाएगी, विजन देगी, लीड करेगी, तो उसके बाद अफवाजें जंग जीतती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अफवाज ने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसीज़ और अपनी कन्विक्शन के साथ ये जंग जीती है, और इसमें जितना क्रेडिट दिया जाए अफवाज पाकिस्तान को कम है। उन्होंने तारीख बदल दी है। मेरा देखें, अगर यहाँ पे कोई विंस्टन चर्चिल लेवल की पॉलिटिकल लीडरशिप होती, मुझे कोई आर नहीं था, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कहता जनाब ये देखें, ये लीडर आया है फ्रंट पे जिसे लड़ा आके, इसने मोटिवेट किया है। ऐसा है ही कोई नहीं। तो पूरा क्रेडिट जाता है अफवाज पाकिस्तान को। आज DGI ने जो स्काई वालों को इंटरव्यू दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जिस असर्शन से बात की गई है यही वो असर्शन है, असर्टिवनेस है, जिसके साथ पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर हिंदुस्तान का मुकाबला किया। स्काई के ऊपर क्या उन्होंने कहा है, जरा पहले सुनते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, अब वो किस तरह, और हमारे चैलेंजेस क्या हैं इस वॉर के बाद सबसे बड़े। पहले जरा स्काई का क्विकली सुन लें। कश्मीर पे क्या रिजॉल्व है पाकिस्तान फौज की, और हिंदुस्तान ने अगर अटैक दोबारा किया तो एक्चुअली पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है, पाकिस्तान की अवाम भी। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक बड़ा वीक कनेक्शन बना दिया गया था पिछले 1-1.5 साल के अंदर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इस वक्त वो चढ़ाई नहीं कर रहा, और मुझे नहीं पता कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान की अवाम जो थी वो किस हद तक फ़ौज के साथ थी या नहीं थी। रिगार्डलेस ऑफ दैट, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के इस खिते को, इस परचम को डिफेंड किया है। पाकिस्तान की अवाम जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बदगुमानी में मुब्तला थी, वो भी शायद सरप्राइज में देख रही थी कि भाई उनको भी एहसास हुआ कि जो बयानिया बनाया गया था फ़ौज के खिलाफ, वही फ़ौज आज लड़ रही है। मिसाइल्स के थ्रू, बॉर्डर पे शहादत देते हुए, बहरिया फ़ज़ाइया के थ्रू, उनको भी रियलाइजेशन हो रही है अवाम को, जहाँ तक मेरा आइडिया है, कि ये गलत बात थी अपनी फ़ौज से लड़ना। जिसने लड़वाया वो भी गलत है, और अगर खुद की लड़ी अवाम तब भी गलत है किसी के कहने पर। स्काई को क्या इंटरव्यू दिया है क्विकली देख के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है, शहबाज शरीफ साहब और जो ऑपोजिशन है तहरीक इंसाफ, अब वो क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए, रिस्क पाकिस्तान के लिए क्या है, चैलेंजेस क्या है इस वॉर लाइक सिचुएशन के बाद, जो अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन है। लेकिन पहले DGI का सुन लें भाई। इससे क्लियर स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं दी। ये एक बड़ी क्लियर कट बात है, और इसी तरह पाकिस्तान जंग लड़ा और जीता है। दूसरी बात, आज वजीर हमारे जो फॉरेन अफेयर्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब, उनकी पूरी स्पीच सुन रहा था। वो उनकी स्पीच सुनकर तो मुझे लग रहा था कि पूरी जंग की प्लानिंग भी फॉरेन ऑफिस ने की, पूरी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और सारा कुछ जो है वो फॉरेन ऑफिस ने किया, सारा पॉलिसी मेकिंग डिसीजन भी फॉरेन ऑफिस ने किया, कब मिसाइल चलने हैं, कब जहाज जाना है वो भी फॉरेन ऑफिस। चलो अच्छी बात है, पूरा क्रेडिट जो था वो फॉरेन ऑफिस को जा रहा था। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैं देख रहा था कि सवाल लोग कर रहे थे, यार पाकिस्तान की नेशनल लीडरशिप किधर गई है। चलो इमरान खान तो जेल में बंद है, बाकी की नेशनल लीडरशिप किधर है, मतलब नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले। उसके बाद उस्मा बुखारी साहबा आई सामने और उन्होंने आके हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जो आप एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। पहले भी 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था, और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है।
भाई ये तो ब्रेकिंग स्टोरी है कि ऑपरेशन पूरा डिज़ाइन सुपरवाइज और वो जो है वो मियाँ साहब ने किया, चले बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने अब बताया हमें कि वो जो त्यारा है वो किसने बनाया है, जो जिन त्यारों ने हिंदुस्तान पे हैबत तारी की, जरा वो भी सुनवा दें। आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई। यस तो देखो आज उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, और उस जहाज में जेएफ थंडर में उनकी तस्वीरें भी हैं। उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने सिर्फ उनके बनाए हुए जहाज पे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। वैसे तो वो राफेल J-10 ने गिराया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जेएफ थंडर मुझे नहीं पता चला 26 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने ये बनाया था। लेकिन अब मसला ये है कि कोई नजर नहीं आया वॉर के दौरान सिवाय फौज के, सिवाय DGI ISPR के। अब सब आ गए हैं, अब सब कोऑर्डिनेशन भी की, उन्होंने डिज़ाइन भी किया और उन्होंने जहाज़ भी बना दिए, जहाज़ गिरा भी दिए। मुझे लगता है अगला जो शॉट आएगा हुकूमत की तरफ से वो कहेंगे कि जनाब हमारा वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब एक्चुअली तो जो राफेल गिराया था उस जहाज़ के ऊपर वो सवार थे और वो करके वापस आ गए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब अंसार भाई साहब की स्टोरी छपी हुई है कि मौजूदा हालात के अंदर सीज फायर करें, और इमरान खान ने तो अब कह दिया हुकूमत के साथ डील की जाए और मुज़ाकरात के जरिए बाहर आ जाए। भाई आपने हरकतें ऐसी क्यों की कि आप इस वक्त जेल में होते, अगर बाहर होते आज लीड कर रहे होते पोलिटिकली इस कौम को। लेकिन बहरहाल उसमें मैं आता हूँ बाद में। पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इरशाद भट्टी साहब, हसन अयूब साहब। ज़ुबैर साहब, ये अब वॉर के बाद चैलेंजिंग सिनेरियो है, अमेरिका को भी डील करना है, इंडिया को भी डील करना है, और हमारी पॉलिटिकल अब क्लास जो है वो बाहर आ गई है। वो कह रहे हैं सारा कुछ तो हमने किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब जो इतना अहम मुज़ाकरात होंगे सीज़ फायर के बाद, कश्मीर को लेकर, ट्रेड को लेकर, अमेरिका के साथ अलग, इंडिया के साथ अलग, इसको हमारी पॉलिटिकल क्लास ही इस वक्त लीड कर रही होगी और पाकिस्तान का मंजरनामा इस तरह चलता हुआ देख रहे हैं आप। देखें या जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस वॉर के बाद नवाज शरीफ साहब क्योंकि बाहर नहीं आए, एक नेशनल क़यादत थी, इमरान खान तो चलो बंद ही था, तो सियासतदानों के लिए बिल्कुल स्पेस खत्म हो गई है, या आप उस पर वो समझते हैं कि वो सिचुएशन है? देखें, सियासतदानों के लिए तो स्पेस बंद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हमारा आइन है और उस आइन के तहत एक हुकूमत बनती है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के थ्रू एक कैबिनेट बनती है और उनको फैसला साजी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो कर रहे हैं, क्या वो उनकी जो वीक पोजीशन है जिस वजह से वो नहीं कर सकते, इंस्पायर नहीं करते हैं कौम को, और इतने इम्पॉर्टेंट इशू पर जो जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई उससे पहले या उस दौरान उन्होंने किसी ने भी इंस्पायर नहीं किया, ये एक हकीकत है। बट दैट इज़ प्राइमरीली मेरी नज़र में वो इसलिए है कामरान क्योंकि वो जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं वो उनको अवाम ने इलेक्ट ही नहीं किया, तो देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द टू कि जी जो इस वक्त हुकूमत वक्त है और उसके वज़रा हैं या उनके दो मशीर हैं, उनके और अवाम के दरमियान देयर इज़ नो कनेक्शन, डिसकनेक्ट है। सो वो इंस्पायर कैसे करेंगे? वो उनसे मुतासिर होते ही नहीं है। उनका तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये तो एक स्टोलन मैंडेट पर बैठे हुए हैं। जहाँ तक आपने बात की है, बिकॉज आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बात की है कि हमारी फ़ौज ने प्लानिंग की और सबके सामने नज़र आता है, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने तो खुल के कल बार बार ये कहा, मतलब अब ये देखें ना, ये तो बिल्कुल ही मज़ाक़ा खेज़ है, अपना मजाक उड़वाने वाली बात है कि ये कौन सी प्लानिंग होती है जो बैठ के, और शायद सिद्दीकी साहब ने तो ये कहा कि जी दरो दीवार हिला दिए नवाज शरीफ ने इंडिया के, मतलब खामोशी से कैसे आप ये करते हैं। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिल्कुल क्रेडिट जाता है अफवाज पाकिस्तान को, और उसमें पर्टिकुलरली बिकॉज ज़ाहिर है जंग को आपने जीतना भी तो था ना, और वो जंग जो 6-0 आपने जीती है वो तो हमारे माशाल्लाह एयरफोर्स के बहादुर। लेकिन ज़ुबैर साहब, अब आपके ख्याल में डायलॉग के लिए कौन आगे बढ़ेगा? मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में से कौन आगे? आप खुद कह रहे हैं कि इंस्पायरिंग लीडरशिप नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है, कौन फिर आगे बढ़ के अमेरिका को की मौजूदगी में इंडिया को डील करेगा पॉलिटिशियंस में से? दिस इज़ द मिसफॉर्च्यून ना। अब आप खुद ही कह रहे हैं, मुझे तो उस पर मैं क्या तज्जिया करूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इमरान खान को जेल से निकाल के अमेरिका के साथ डील करने के लिए बिठा दिया जाए,
वो तो होना नहीं है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उनको अपनी कमज़ोरी का एहसास होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो जंग जीती गई है, जो कि आपने कहा एक नई हिस्ट्री रकम हुई है। एक तो इतने शॉर्ट पीरियड में कभी कोई जंग जीती नहीं जाती, और वो भी एक इतने बड़े मुल्क के ख़िलाफ़ जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हो, 2-3 दिन में सारा किस्सा तमाम करती है और पाकिस्तान हैज़ कम आउट एज अ विक्टर। मैं तो ये कहता हूँ कि मिलिटरीली दिस इज़ पाकिस्तान फाइनेस्ट स्टार सिंस 1971। जो हमने एक करना था ना, एक बैलेंस करना था, जो बदला लेना था, मेरा ख्याल है वो कर दिया। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दोज, और ख़ास तौर पर वो जो हमारे एयर चीफ हैं, ख़ास तौर पर जो पायलट्स हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने प्लानिंग की थी, अफवाज पाकिस्तान है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी, जाहिर सी बात है अगर वो तैयारी ना रखते। लेकिन जुबैर साहब आप बड़े क्लोज रहे, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश रहे सारे उसमें? ठीक है वो डिसअपॉइंट होंगे मौजूदा हालात से, जो भी है उनके साथ जो भी हुआ। मेरे से सही जवाब आपने सुनने हैं। हाँ जी, सही जवाब। देखिए, मैंने एक टीवी प्रोग्राम में आज से 15 दिन पहले जब ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ था, उससे पहले शुरू हो चुका था, तो उस वक्त भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ नहीं बात करेंगे। और मैंने बिल्कुल एक असेसमेंट की थी कि एक तरफ से इमरान खान है जो जेल में बैठे हैं, जिनके ऊपर इतने केसेस हैं, जिनके खिलाफ कन्विक्शन हुई है, जो कि बिल्कुल फजूल कन्विक्शन है, उनसे मैंडेट्स छीना गया है, उनके लीडरशिप को अंदर बंद किया गया, वो जेल से बैठ के आर्म फोर्सेस के हक में बयान दे रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ, मुझे उस वक्त भी पता था, नहीं देंगे, एंड दैट इज स्टिल रिमेन्स माय। देखिए, उनका व्यू जो है, एक तो टू बी फेयर विद हिम, मैं उनकी तारीफ में ये बात कर रहा हूँ कि वो इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से वो समझते हैं और बहुत हद तक सही समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क में इकनॉमिक तरक्की होनी है तो उसके लिए खित्ते में वो बात उनकी ठीक है, लेकिन अब तो हालत जंग में थे ना, इंडिया ने अटैक किया हुआ था सर। हाँ, ये मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ कि वो समझते हैं कि खित्ते में, और उन्होंने वो स्टेप्स उठाए हैं जो और कोई पॉलिटिकल लीडर उठाने, वाजपेयी साहब को लाहौर बुलवाया, मोदी साहब को लाहौर बुलवाया, कोई और पॉलिटिकल लीडर नहीं होगा कि वो करते हैं, लेकिन जी बिल्कुल अप्रिशिएट करनी चाहिए। सो उन्होंने वो समझते हैं कि जी अगर वो नारेबाजी करते, और वो मेरा अपना असेसमेंट है, आई डोंट नो, लेकिन मुस्लिम लीग की लीडरशिप अंदर बैठ के बहुत परेशान होगी इस सारे प्रोसेस में कि मियां नवाज शरीफ कोई बयान क्यों नहीं दे रहे, जो उनको देना चाहिए था कि पाकिस्तान हालत जंग में था, वो पुराना वक्त खत्म हो गया, पीस, ठीक सर, पॉइंट आ गया, जो भी आपकी तमन्ना थी, मेरी भी तमन्ना थी। जी बिल्कुल ठीक। हसन अयूब साहब, वॉर के बाद अब पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स चल रही है? मैं तहरीक इंसाफ पे बाद में आऊँगा, पहले हुकूमत जो है बेसिकली इस वक्त जिस तरह अब पोजीशनिंग कर रही है, मेरे नज़दीक वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रही है। वो मियां नवाज शरीफ साहब को कह रही है कि उन्होंने डिज़ाइन किया है, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो 26 साल पहले जहाज़ जो थे ये हमने एक्चुअली मियाँ साहब ने जो है ये सारे इंट्रोड्यूस कराए थे और लेकर आए थे। हुकूमत क्यों ये कर रही है? एक चीज़। दूसरी बात, आपके नज़दीक इस वक्त कोई सियासी लीडरशिप ऐसी आपको नज़र आती है जो इतनी इंपॉर्टेंट टॉक्स जो होने वाली हैं, जिसमें अमेरिका मीडिएटर होगा, कश्मीर पे बात होगी, पानी पे बात होगी, इंडिया से बात होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप नज़र आती है आपको सर हुकूमत में? देखिए, ये जो मुज़ाकरात होने हैं पाक भारत के ओन कश्मीर इशू, इसमें अगर इंडिया ने बैठना है तो उसको बिठाने के लिए अमेरिका को काफ़ी जतन करने पड़ेंगे। और इसमें जो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हुआ था वो तो सऊदी अरेबिया के हवाले से बताया जा रहा है। अच्छा, देखते हैं कि सऊदीज इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा विजिबल है। गो के जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके दीगर मिनिस्टर्स हैं, अब वो जो है जो डैमेज हो चुका है, शिकस्त हुई है उनको जंग में पाकिस्तान से, उसको जो है वो फिजल आउट करने के लिए वो नया नया मंजन बेच रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत किसी से छुपती नहीं है। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हिंदुस्तान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ से लीड कौन करेगा? आपको याद होगा 65 की जगह जीते, ताशकंद में हार गए, तो यहाँ से लीड कौन करेगा पाकिस्तान से? आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल हस्ती है जिसको इतनी जीरो को जो इसहाक डार साहब, अच्छा ठीक है, इसहाक डार साहब जो हैं, इसहाक डार साहब को उन्होंने रोल प्ले करना है क्योंकि इस टाइम उनका रोल ये है। और क्योंकि ये इशू इस किस्म का है, को आज का इशू तो है नहीं, तो इसमें तो आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी अपनी ब्रीफिंग उनको देनी है। और इस तरह जो फॉरेन ऑफिस है उसको तो वो खुद ही लीड कर रहे हैं, लेकिन गो के उनका
डिप्लोमेसी के हवाले से या इस तरह की टॉक्स के हवाले से कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी जितनी भी मुज़ाकरात हुए वो IMF के साथ चलते रहे माजी के अंदर। तो उस तरह अगर बात की जाए, अगर सच्ची बात पूछे एक्सपीरियंस के हवाले से, तो हमारे पास कोई ऐसा यानी ऐसा पॉलिटिशियन को ऐसा नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो, जो कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर कामयाबी हासिल कर सके बहुत बड़ी। हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, मेरे तो अगर मुझसे इनपुट पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि इस हवाले से भी मशावरत होनी चाहिए और कोई ऐसा रिटायर्ड आदमी जो अफवाज की तरफ से भी रेकमेंड हो। मेरा मशवरा मैं आपको दूं, हसन साहब, मैं आपको अपना मशवरा दूं जी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नेगोशिएट करने के लिए भेज दें, जो आपके DGI भी हैं। देखिए, वो सिक्योरिटी के ऊपर उनकी PhD है। ही इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर। ये कश्मीर और पानी दोनों सिक्योरिटी के मामले हैं। PhD है ऑन सिक्योरिटी। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन इस इशू के ऊपर आई डाउट कि वो इसमें इस तरह के मुज़ाकरात में वो बैठें। अगर बैठ सकते हो तो व्हाई नॉट। लगे हाथ हसन साहब, मुझे ये भी बताइए कि अब इस वॉर के पोस्ट वॉर सिनेरियो में तहरीक इंसाफ ये कह रही है, बैसर सैफ का मैं आपको बयान पढ़ के सुनाता हूँ कि पाकिस्तान एक मुत्तहद कौम है, अब पाकिस्तान को सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है, अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करके बानी को रहा किया जाए। आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मुतालबा, ये अंसार अब्बासी जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान अब कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत से, आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे ये होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात अगर होंगे भी तो उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई जो है वो ऑन कार्ड्स नहीं होगी, पहली बात। और इसके बगैर अगर वो मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहें तो हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर हमेशा सूट करता है। हुकूमत के दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले होने चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई इख्तियार है कि वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीज़ कर सकें? जी, जवाब है नहीं। क्या उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो भी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जब लॉन्ग सेंटेंस हो तो कामरान भाई उसमें उस सेंटेंस के सस्पेंड होने के जो इम्कानात हैं वो 1% भी नहीं होते। मतलब अब उसका 1% भी नहीं होता चांस उसका। हाँ, लेकिन क्या उनकी मेन अपील कब लगनी है जिससे नहीं, आपके ख्याल में मुल्क के चेंज सिनेरियो के अंदर, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, में है ही नहीं हसन भाई, मुल्क के चेंज सिनेरियो के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान की रिहाई का कोई ऑप्शन हो सकता है आउट ऑफ कोई ऐसी डील? नहीं, ऐसा इम्कानात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, स्टेटमेंट लूंगा। मौजूदा सूरत हाल में हमारी अफवाज ने लोगों के दिलों को जीत लिया है। इस वक्त किसी का, अगर लोग किसी से प्यार कर रहे हैं, आम आदमी, अगर आप ट्रक होटल में चले जाएं, आप किसी वर्कशॉप में चले जाएं, आप किसी क्लिनिक में चले जाएं, किसी गली मोहल्ले में जाएं, हर बंदा यक जुबान होकर कह रहा है कि इन्होंने यानी हमारे मुहाफिज होने का हक अदा कर दिया है। और जो बदगुमानियां लोगों के दिलों के अंदर मौजूद थी वो दूर हो चुकी हैं। और इस वक्त सियासी जमातों को भी बशमूल तहरीक इंसाफ को, हमारी अफवाज को इज्जत देनी होगी, क्योंकि उन्होंने अर्न की है ये इज्जत। और ये अगर वो नहीं करेंगे, कोई डंडी मारने की कोशिश करेगा कि जनाब ये एयरफोर्स का कारनामा है, ये आर्मी का नहीं है, ये नेवी का नहीं है, तो उनके लिए उनकी खिदमत में मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारी जानिब से जिस तरीके से हमने साइबर अटैक किया है, हिंदुस्तान जो घुटनों के ऊपर आया है, वो उसमें एक बड़ी वजह हमारे साइबर अटैक की थी कि हमने वहां पर ब्लैकआउट किया, हमने उनके सर्वर्स का डेटे को उड़ा दिया, हमने उनका जो ट्रेन का निजाम था धर्म भरम कर दिया, हमने इवन यहां तक कि उनके डैम्स के गेट तक खोल दिए। तो हम उनको यह खतरा हो गया था कि कहीं किसी तरीके से हमारा ही एमुनिशन वो हमारे खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल ना कर दे। तो पाकिस्तान ने इस फील्ड के अंदर अपनी डोमिनेंस शो की है, एयरफोर्स में पाकिस्तान ने डोमिनेंस शो की है, अफवाज पाकिस्तान ने फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने उनको पीछे धकेल दिया है। सर, पॉइंट आ गया आपका। ये कामयाबियां हमारी तीनों अफवाज हासिल की हैं। पॉइंट आ गया। जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने भट्टी साहब की तरफ जाना है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आप भट्टी साहब जी। भट्टी साहब, पहला सवाल तो वही आपसे, एक पॉइंट पर बाद में कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आपके बाहरों में। जुबैर साहब, भट्टी साहब, सबसे पहले PMLN की गवर्नमेंट जो है इस वक्त, वो जो पोस्ट वॉर के अंदर करना क्या चाह रही है इस वक्त, जिस तरह वो बिहेव कर रही है, एक बात। दूसरी बात, इस गवर्नमेंट के पास अब बेनिफिशरी तो ये है इस जंग को जीतने की, चाहे जीती अफवाज ने, कोई ऐसा शख्स आपको नजर आता है जो इतने इंपॉर्टेंट टॉक्स जिनमें कश्मीर और पानी और ये सारा मुद्दा शामिल है वो लीड कर सके? अच्छा मेरे भाई, इस आपके कमाल के सवाल से पहले दो चीज़ें। एक तो
मैं सुन रहा था भारतीय वो जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का ब्रीफिंग दे रहे थे वो, तो वो फरमा रहे थे कि कल या परसों वो फरमा रहे थे कि पहलगाम हमले पर तहकीकात जारी हैं। मतलब कि तहकीकात अभी जारी हैं और साढ़े नाल उन्हें जंग पहले ही लड़ ली माशाल्लाह। एक और दूसरी बात, सोहेल वड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्की और गैर मुल्की सतह पर शेयर्स हो रही हैं। जो एक पहली इंक्वायरी हुई है और बड़ी क्रेडिबल इंक्वायरी हुई है, और वो इंक्वायरी है कि जो पहलगाम हमला है इसकी जो सिरा है वो अफ़गानिस्तान से मिलता है, अफ़गानिस्तान हुकूमत से या उनके जो वहाँ ग्रुप बैठे हुए हैं उनसे मिलता है, और ये पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब आ जाइए, इसमें कोई शक नहीं, आपने ज़ुबैर भाई ने, हसन अयूब ने जो बात की बिल्कुल ठीक कही कि तारीख़ बदल दी हमने, जंगों की तारीख़ बदल दी फ़ज़ाई जंग की। और ये हमारी जो ये फ़ज़ाई जंग है ये आगे जो अस्करी निसाब होगा दुनिया का उसमें पढ़ाई जाएगी। और तारीख़ बदल दी, खुद से बड़ा दुश्मन, खुद से बड़ी फ़ौज, खुद से बड़ी फ़िज़ाइया, खुद से डबल ट्रिपल बल्कि 20 गुना ज़्यादा जंगी साजो सामान वाला दुश्मन। और तारीख़ बदल दी, दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा इमेज देख क्या था दुनिया में और अब क्या हो गया है। तारीख़ बदल दी, हमने ये बता दिया कि ताकत अमन की ज़मानत होती है। और तारीख़ बदल दी कि मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। और जो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की तारीख़ जो बदली इस पाक फ़िज़ाइया, पाक फ़ौज ने और हमारी अफवाज ने, कि भारत में, जैसा आपने पीछे कहा था, बताया था पिछले प्रोग्राम में, कि भारत में नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गया है। और वो कह रहे हैं कि ये हमारा मिट्टी का शेर है और ये कह रहे हैं कि इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। जहाँ तक भाईजान आपने कहा कि सियासत में बदकिस्मती से हम तही दामन हैं, हमारा दामन खाली है। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब हैं, और इस मौके जो पिछला मौका गुज़रा उसमें मैंने कहा था, और मैं ये दिल से मानता रहा कि शहबाज शरीफ 45 के हैं या 47 के हैं फार्म के, लेकिन वो हमारे वज़ीर आज़म हैं जब मामला भारत से हो। लेकिन क्या ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने जो बयानात दिए वो हमारे मुल्की मफाद में गए? क्या इसाक डार साहब ने आगे जो हम सफारतकारी के मुहाज पे इतनी बड़ी जंग लड़ी जानी है, अब क्या वो लड़ पाएंगे जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सफारतकारी का, खारजा अमूर का? क्या शहबाज शरीफ साहब में ये करिश्मा है कि वो ये आगे बढ़कर कर सकें, लीड कर सकें मुल्क को? तो तीनों जवाब हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और करना क्या होगा भाईजान? आपको करना ये होगा कि आपको जितनी, छोड़े इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो अगर एंगल हम लाते हैं तो फिर ये पॉलिटिसाइज हो जाता है। उनको छोड़ें साइड पे, वो अपने मुकदमे भुगतते रहेंगे। और छोड़ें इसको कि 26 साल बाद कितने, यानी हम झूठ बोलेंगे इस कौम के साथ कि एटमी धमाके भी हमने किया, एटम बम भी हमने बनाया था और धमाके भी हमने किए। भाई ये क्यों खान साहब से लेकर समरमंद मुबारक से लेकर गुलाम इसाक खान साहब तक और सारों का क्रेडिट है। धमाके आपके दौर में हुए। और वो एक दिन नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड के बाद कह रहे थे कि एक मिसाइल गिरा था, वो फटा नहीं, हमने वो मिसाइल ही बना दिया, और ये सारे मिसाइल हमने खुद बनाए हैं। और अब JF थंडर जो है वो भी इन्होंने लाया। मैं कह रहा हूं कि इनको थोड़ा सा और मौका मिल जाए तो इलामा इकबाल का ख्वाब भी नवाज शरीफ साहब ने देखना है, और कायदे आज़म साहब के साथ मिलकर इस मुल्क को भी उन्होंने ही बनाना है। थोड़ा सा और मौका मिल जाए, अल्लाह करे इनको। अब इशू ये है मेरे भाई के, ये आपने जो अज़मा बुखारी साहबा कहा कि भारत के ख़िलाफ़ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने मिलकर मुल्क बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है, कमाल कर दिया अज़मा बुखारी साहबा। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी फतह। वैसे मैं तो अब जब अगर इस सारे ऑपरेशन की, इस सारी फतह की पूरी कौम को मुबारकबाद है, पूरी कौम ने ये जंग जीती है, और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, इसाक डार साहब भी हैं, आसिफ जरदारी साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, ख्वाजा आसफ भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, तो क्रेडिट सारों का है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो बात की है मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या तुक बनती थी। अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि कौम इस वक्त हाई मोराल है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 65 के बाद हमारी फ़ौज का एक अरसे के बाद अप मोराल है और उसकी मकबूलियत इंतहा पर है, और अल्लाह उसे कायम रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है, क्यों ना हम अपना मजाक उड़वाएं,
हम क्यों इसमें से फारिग हो गए हैं? नवाज शरीफ साहब साइड पे बैठे हुए हैं चुप करके, क्यों ना तीरों की रुख उस तरफ। अब वो मजाक उड़ने शुरू हो गए कि नवाज शरीफ साहब ने जहाज़ उड़ने से पहले हवा, अगले में 32 कहा कि 32 हवा भर दें, पिछले में 35 कर दें। फिर उन्होंने हाथ उठाकर नारा तकबीर डालकर मिसाइल फिट किए। फिर वो सारे वो कमरे में बैठ के तो पेंसिल से डिज़ाइन करते रहे कि इधर से ब्रह्मोस इस तरह मारना है, S-14 इस तरह गिराना। यानी कोई क्या नवाज शरीफ साहब ने, पहली बात तो ये उज़मा बुखारी साहबा से पूछना था, क्या नवाज शरीफ साहब ने ये खुद कहा है, खुद माना है कि मेरा भी कोई इसमें किरदार है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया? बड़े लीडर खुद नहीं बात करते, उनके बिहाफ पे बात की जाती है। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? आप अपने मुंह से तो कोई तारीफ नहीं करेगा ना अपनी, अब आप इस तरह ना करें। भाईजान नवाज शरीफ साहब हमें बता चुके हैं सारे मिसाइल मैंने बनाए, एटमी धमाके मैंने किए, वो एटम बम भी हमने बनाया और बाकी सारा भी। तो चलो मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को सेकंड कर लेता हूँ। वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब सारा यानी उन्होंने नहीं बताया। क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा है किसी मौके पे कि इसमें नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस थी और सारा कुछ मैंने उनकी रहनुमाई में किया? क्या मरियम नवाज साहबा ने ये बात की है कि ये सारा डिज़ाइन जो किया था ये नवाज शरीफ साहब ने किया? अच्छा, दूसरी बात, कोई मीटिंग मुझे बता दें ऑन रिकॉर्ड जिसमें नवाज शरीफ साहब शरीक हुए हों। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई जाती उम्रा में जिसमें उन्होंने अमन की बात की। और अभी आप जुबैर साहब से पूछ रहे थे कि अमन नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं निकले। भाई नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है मुझे वो भी काबिल एहतराम है कि वो अमन चाहते हैं पड़ोसी से, तो ठीक है। तो जंग से पहले तो अमन हमें चाहिए था ना, जंग से पहले तो हमें चाहिए था कि एफर्ट करते अमन के लिए, तो नवाज शरीफ साहब लीड करते, नरेंद्र मोदी को फ़ोन करते। अच्छा, 2-3 बातें। नवाज शरीफ साहब GHQ गए हों, कोई आपको फुटेज सामने नजर आई हो? फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर गए हों, या अस्करी क़यादत इनके पास आई हो, या नवाज शरीफ साहब अस्करी क़यादत की मीटिंग हुई हो? और नवाज शरीफ साहब की ये काबिलियत है कि वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस डिज़ाइन कर सकें? और अगर है तो क्या है, ये रहनुमाई फरमा दें। चले ये तो वो बताएंगे। शहबाज शरीफ साहब, पॉइंट आ गया। आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब, आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, सारे मुझे बता दें, हल्फन बता दें कि इनको पता था कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस रखा जाएगा सिर्फ, बाकी सारा पॉइंट आ गया सर आपका। तो जुबैर साहब आप सर का पॉइंट आ गया। जुबैर साहब आप कुछ पॉइंट रेज करना चाह रहे थे जब यूसुफ साहब बोल रहे थे। भट्टी साहब का पॉइंट आ गया जी। मैं आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है ना, आई थिंक उस पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हम ये कहते हैं, अभी हमारे दोनों साथियों ने भी कहा कि जो आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस है, दे हैव अर्न्ड देयर रिस्पेक्ट एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, दे हैव अर्न्ड देयर रिस्पेक्ट। कौमें जो होती हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं, वो एक फंस के नहीं रहती हैं। हमारा एक आइन है और उसमें हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी गई है। अफवाज पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो उन्होंने बढ़ के उससे अपने जो था जज्बे से और हर चीज़ से जो अभी हम बात करते रहे हैं वो इसलिए उन्होंने अर्न किया है। लेकिन उसके साथ साथ कामरान हमें ये भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जब पॉलिटिक्स आएगी तो फिर पॉलिटिक्स ही होगी, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो PTI हो या PPP हो या कोई और हो, वो अपना राइट उसका है कि जी पॉलिटिकल मामलात में हमारा हक बनता है। लेकिन इस बुनियाद पे इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकते। हसन यूसुफ साहब कह रहे हैं मुश्किल है उनका बाहर आना। नहीं, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कल को इलेक्शन होते हैं, उसमें किसका राइट है? उसमें ये तो नहीं राइट है कि जी चूंकि आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी इस वजह से जी पॉलिटिकल पार्टीज को गिले शिकवे करने बंद कर देने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पार्लियामेंट ने कैसे चलना है वो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनका राइट है। सो आई थिंक आपका भी और हमारा सबका फर्ज है कि डिफरेंशिएशन को कायम रखें कि जो जिसका राइट है वो उसको दें, बिकॉज़ या तो अदरवाइज आप अपना आइन बंद कर दें। आपको अच्छी नहीं लगेगी बात, लेकिन आपको बात बताऊं ब्रेक पे जाते हुए, आप इसको हाइब्रिड सिस्टम कह लें, आप इसको कठपुतली सिस्टम कह लें, आप इसको कह लें पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, कोर्ट की बालादस्ती नहीं है। एट द एंड ऑफ द आर्गूमेंट जो सबसे अहम तरीन मौका था पाकिस्तान का, आप कह लें अवाम जो है जुड़े हुए नहीं थे, तहरीक इंसाफ ने ये किया वो किया, एट द एंड पाकिस्तान की अफवाज ने आपको जंग जीत के दिखा दी कि इस तमाम मान गया। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे इसके बाद। मैं आता हूँ मैं कहता हूँ ज़ेर दस्ती के साथ जी इस सारे हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी जो काम कर रहा था फौज ने करके दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप कह भी दें कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रेडिटेड है, हाइब्रिड है, कठपुतली है, वो चल जाएगा अगर आपकी अफवाज ठीक है।
एक ब्रेक के बाद मैं चाइना का एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के अंदर, बाकी फैक्टर के साथ भी, आप सब लोगों के साथ, और आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जुबैर साहब। चाइना जो है वो कमाल कर रहा है अब इंडिया के साथ, वो क्या कर रहा है ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। इस जंग की जी इंटरनेशनल डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना ने आज जो है वो हिंदुस्तान की रियासत अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इलाका है जंगलान, उसको अपना डिक्लेयर करते हुए, उसकी खुद मुख्तारी को अपनी डिक्लेयर करते हुए उसके चाइनीज़ नाम दे दिए। मतलब ये इस वॉर का डायरेक्ट आउटकम नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि ये जानने की कोशिश करते हैं उस्मान शामी साहब। उस्मान साहब, ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है कि चाइना की वजारत खारजा ने आज अरुणाचल प्रदेश, जो मैप पे भी हमें नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान की रियासत के अंदर जंगलन को अपना डिक्लेयर करते हुए चाइनीज़ नाम दे दिए। ऐसा क्यों किया चाइना ने, क्या जरूरत पेश आई इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। एक तो पहली बात ये कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ये चाइना का इस इलाके के ऊपर क्लेम जो है वो इंडिया से ज्यादा पुराना है और कई सेंचुरीज पर ये मोहियत है। आप देखिए, ये जो तिब्बत है उसका चाइनीज नेम है शीजांग, और ये जांग नान यानी कि तिब्बत के साउथ का जो इलाका है, साउथ तिब्बत इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। ये एक पहले तो ये कि अभी इस वक्त जो इंडिया के साथ तनाज़ा चल रहा है, ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये चीन भी जो है उसमें उतना ही हिस्सेदार है, इसमें फरीक है। उसकी रीजन ये है कि आपने देखा नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है किस तरह चीनी शहरियों को टारगेट किया गया। तो क्या ये बात चाइना को नहीं मालूम, क्या ये बात दुनिया को नहीं मालूम, और क्या उसका कोई रिपरकशन नहीं होगा? जो ये इंडिया के अंदर जो थोड़े अक्लमंद लोग हैं वो ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि मोदी की जो पॉलिसी है उसने चाइना और पाकिस्तान को मजीद करीब कर दिया और इकट्ठे लाके खड़ा कर दिया। दूसरी बात, जो आपने इसकी जांगनान की बात की ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, ये 7 रियासतें हैं जिसके अंदर ये जांगनान, आसाम, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ सब हर जगह अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। यानी ये कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ पे आप कहें। इसके बाद आसाम पे भी चाइना का क्लेम है, और आप देखें ये लोग जो इन इलाकों में रहते हैं, ना इनकी शक्ल इनके जैसी है, ना इनके लिबास इनके जैसे, ना कल्चर ऐसा है, ना वो जुबान बोलते हैं, तो इनका क्लेम क्या है उसके ऊपर? और ये कर क्या रहे हैं? ये इन सारी रियासतों में जाके हिंदू आबाद करें, जो यहाँ इन्होंने कश्मीर। उस्मान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पायलट जिस महारत से और जिस कोऑर्डिनेशन के जरिए इस्तेमाल किया है, उससे चाइना को भी बहुत एडवांटेज हो गया, खित्ते के अंदर इंडिया के ऊपर एज हो गया बहुत ज्यादा? चाइना को तो जितना एडवांटेज होता है उतना तो शायद पाकिस्तान को भी नहीं हुआ, क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट ज्यादा बड़े हैं ना। तो आप अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वहां पे ये आज फ्रांस के जो है वो बड़े अखबारात ने इस बात का एतराफ किया है कि चाइनीज जो वेपन है उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। ये फ्रांस 24 की खबर थी आज कि उन्होंने बैटल फील्ड के अंदर अपना टेस्ट पास कर लिया चाइनीज हथियारों ने। तो एक बात तो ये, दूसरी बात जो मैं वो आपको कह रहा था ना, ये हमारी वैसे ये हमारा कौमी फरीजा है, हम लोगों को पता नहीं है। और ये जो ये 7 रियासतें हैं जो टेररिज्म जो करंट भारतीय हुकूमत ने इन रियासतों के अंदर किया ना, आप देखिए हमने अभी जो हमें तजर्बा हुआ, हमें पता लगा कि अगर हम यक आवाज होकर कोई लॉजिकल बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो ये हमारा जो है कौमी फरीजा है कि हम ये इसको सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी अपनी सतह पे, अपनी मीडिया के ऊपर भी इस जुल्म को जो है वो बयान करें। तो ये चाइना जो है उसका कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई आज क्लेम एस्टेब्लिश कर लिया है, ये इलाका उनका। लेकिन आपको लगता है चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप बहुत बढ़ने वाली है इस रीजन में अगेंस्ट इंडिया? वो इंडीड बहुत बढ़ने वाली है। और आप देखें ये जो सारी रियासतें हैं यहाँ पे हर जगह इंडिया को मुश्किल पेश आएगी, सिर्फ एक नहीं है। और ये जो पॉलिसी ना, आप देखें ये जो मणिपुर है, यहाँ पे काफी अरसे से क्लैश चल रहे हैं। आपसे भी लोग पूछते होंगे वहाँ पे क्या गड़बड़ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। आप देखें वहाँ पे हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने 2 साल पहले 2 क्रिश्चियन लड़कियों को गैंग रेप किया और नंगा बराना करके पूरे शहर में घुमाया। वो आज तक वो मसला हल नहीं हो सका। आप देखें ये जो अभी करंट हुकूमत है भारत के अंदर, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, इनका ना सिखों के साथ गुजारा हो रहा है, ना क्रिश्चियन के साथ गुजारा हो रहा है, ना मुसलमानों के साथ गुजारा हो रहा है। तो ये मसला जो है वो ये इन लोगों की आइडियोलॉजी है इस सारे खित्ते में, और दुनिया को इससे खतरा है। ये बात हमें दुनिया को बताने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपके साथ लासी हासिल बात होती रहेगी मजीद भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है चाइना ने जो इस वक्त लीड किया, और हमारे लिए बड़ी सुकून की बात है कि इंडिया बेसिकली जो रीजनल हेड बनने की कोशिश कर रहा था और सीधा मुकाबला चाइना से कर रहा था, वो जब पाकिस्तान से मुकाबला किया है तो पाकिस्तान हैज़ कट इंडिया इनटू साइज। अब उसका एडवांटेज ऑब्वियसली चाइना भी लेगा, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है और बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हसन अयूब साहब, वापस आता हूँ मैं इस इशू के ऊपर जो जुबैर साहब आप बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ मैं ये बता रहा हूँ कि यार सिस्टम जैसा भी है, जो जुबैर साहब भी कह रहे हैं हाइब्रिड है, जो भी है फॉर्म 47 जो भी है, उसके बावजूद ये कामयाब हो। लेकिन दूसरी तरफ जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब फौज ने कामयाबी हासिल की, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी ना हो या पार्लियामान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस हो। किस तरह देखते हैं आप इसको हसन साहब?
देखिए, ये कहना और साबित करने में बड़ा फर्क है ना। जहां साबित करना था वहां पर साबित हो नहीं सका। अब फॉर्म 47 वाली जो है वो राग तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ट्रिब्यूनल्स में इनकी हालत क्या हुई है। रावलपिंडी डिवीजन की जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस थी, ज्यादातर तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही जो है वो डिसमिस हो गई हैं इनकी जो इलेक्शन पिटीशन। तो आप कह रहे हैं ये इशू नहीं है, आपको इलेक्शन पिटीशन तक दायर करनी नहीं आती। नहीं, इनको इलेक्शन पिटीशन दायर करनी नहीं आती, तो उसके ऊपर जो आपने जो उसके प्री रेक्विजिट्स थे वो फुलफिल किए बगैर। सर, आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं साबित करना मुश्किल है ये लेजिटिमेसी इसके हुकूमत के ऊपर चैलेंज करना। भट्टी साहब, ये इल्जाम है, ये इल्जाम है। भट्टी साहब, आप और जुबैर साहब इसको सपोर्ट करेंगे, ये साबित तो करे ना। भट्टी साहब, ये कह देना तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ी मुस्तरद लोग बैठे हुए हैं, अभी साबित थोड़ी हुए हैं ये। भट्टी साहब बिल्कुल बिल्कुल, ये भी साबित करें कि ये सारा जो डिज़ाइन किया था ये नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये भी साबित कर लें कि ये जो राफेल गिराया था ये JF थंडर 17 ने गिराया था। ये भी साबित कर लें, और ये भी साबित कर लें कि ये फॉर्म 47 जो है इसको आप झूठा साबित कर लें। क्या इस मुल्क में कभी 77 सालों में कोई चीज़ साबित हुई? हमूद रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक, क्या हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन फेयर हुए हैं? नहीं हुए तो ठीक है, अब आगे बढ़ें, अगली मरतबा आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप साबित करते फिरिएगा फिर तो 47 वाले जो हैं वो 45 पे आ जाएंगे और 45 वाले 47 पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो खैर ये तो हमारी सियासतें चलती रहेंगी, लेकिन इशू ये है कि मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि आज बड़ा अहम मौका है कि ये सारा सियासी अदम इस्तेकाम खत्म किया जा सके। आज के इस माहौल में हो सकता है। ठीक है, आप ये समझते हैं और आपके नजदीक तहरीक इंसाफ से सुलह की जाए, उस तरह हो सकता है ये। जुबैर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल पुट करता हूँ। जी जुबैर साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली हसन अयूब ने तो उसको डायरेक्टली उस तरह से ले लिया। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कि एक पाकिस्तान का आइन है, उस पाकिस्तान के आइन में बड़ी चीज़ें क्लियर कट लिखी हुई हैं, या तो आप उसको डस्टबिन में फेंक दें। ये मैंने तो बात हसन अयूब खान को खुद गिल्टी फील कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म 47 और ये सब लेके आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन जो बताई है नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रहा हूँ यार, मैं ब्रॉडर लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। आप हर रोज 3 प्रोग्रामों में आते हैं, किसी और को भी बोलने देना जो कभी कभी। जुबैर साहब बोलें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस जंग में फतह का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना जो जिम्मेदारी थी एज अ नेशन, जो आइन के तहत सबने फुलफिल करनी है, उसको हम भूल जाएं। That at least मोहम्मद ज़ुबैर will never agree to that thing। या तो फिर आप ये तय कर लें कि आइन को, और वो भी बाय द वे ये 47 वाली हुकूमत कर सकती है कि आइन को तय कर लें, पार्लियामेंट से पास करवा लें, जैसे 26वीं अमेंडमेंट करवाई थी, या डस्टबिन में फेंक दें और फिर कहें कि जैसे जो चलेगा वो चलेगा। तो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन इस वक्त जैसे एज वी टॉक, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इज द राइट वे फॉर पाकिस्तान टू प्रोसीड फर्दर। पाकिस्तान ने सिर्फ जंगें नहीं लड़नी है, पाकिस्तान ने। आप बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक। तो मैं अच्छा क्या करूं, जबरदस्ती गलत बात तो नहीं करूंगा ना। नहीं, गलत बात क्यों करूं? सही बात करनी चाहिए ना। आइडियलिस्टिक क्या मतलब? मैं आइन की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं आइडियलिस्टिक। आइन की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में गलत बात क्या है? जिस बंदे ने ये दस्तूर बनाया, जिनके आजकल चश्मो चिराग है, उनके नाना ने दस्तूर बनाया, आपको तो पता होना चाहिए उन्होंने पहला काम क्या किया था। उनके जब तक वो पावर में रहे एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सारी ह्यूमन राइट्स की क्लॉजेस को सस्पेंड रखा। मिस्टर भुट्टो ने, उन्होंने अवाम के जो राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सबसे बड़े डेमोक्रेट ने जो बानी है। आप किस दस्तूर की बात कर रहे हैं यार? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जुबैर साहब। इट्स अ ट्रैश। आवाज आ रही है जुबैर साहब को? लाइन ड्रॉप होगी, भाइयों की लाइन बरकरार करें। इट्स अ पीस ऑफ ट्रैश। आपने बातें ऐसी शुरू कर दी हैं, वो बातें कहां सुनी? जिस फाउंडर ने बनाया उसने अपने जूते की जोर पर रखा इस दस्तूर को, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। मैं अभी उस तरफ जा ही नहीं रहा कि जिन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ किया है। छोड़े इस बात को। प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ये थोड़ी है, दस्तूर देने का मतलब ये थोड़ी है कि जब आप पावर में हो तो दस्तूर आपकी तरफ बह निकले, जब आप पावर में ना हो तो दस्तूर की बुनियाद पर आप लोगों को जेलें भर दें। जब इस तरह के वज़ीर आज़म इस मुल्क में आएंगे, मैं सिर्फ भुट्टो साहब की बात नहीं कर रहा, वहां से शुरू करते हैं इमरान खान साहब तक। और अभी हाँ जी, जवाब दें जुबैर साहब, जिन्होंने दस्तूर बनाया उन्होंने दस्तूर के साथ क्या किया?
ठोकर पे रखा, दे ट्रीटेड लाइक अ ट्रैश। उन्होंने गलत किया या सही? तो भाई यही प्रैक्टिस है इस मुल्क में। उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी ने अगर कोई गलत काम किया तो उसको साहब, गलत काम आप को करते। आप एक घर के फर्द है ना, आप एक गलत काम करेंगे आपकी औलाद को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते ना। फिर आपने जब ऊपर ही रूल ऑफ लॉ तोड़ दिया प्राइम मिनिस्टर ने। आर्गुमेंट पता है कैसे है? जी कामरान, आपका आर्गुमेंट वही है जो जियाउल हक ने दिया था कि इन्होंने पॉलिटिशियंस ने क्या किया इसलिए डस्टबिन में फेंक दें आइन को। यही मुशर्रफ साहब ने कहा था कि जी ये पॉलिटिशियंस ने, नवाज शरीफ ने, और उस वक्त तो मैं जनरल जिया की तरह बेनिफिशियरी नहीं हूं भुट्टो के जाने का। मेरा आर्गुमेंट ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना, मैं तो दोनों पार्टियों को देख रहा हूं। आपका ऑब्जेक्टिव है, आप सही बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही है कि जी उस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए कि आइन के साथ खिलवाड़ पॉलिटिशियंस साहब ये बड़ी ऑनगोइंग डिबेट है, करने की कोशिश करता हूं आपके साथ में। एक ब्रेक के बाद लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं जी। ऑन अ लाइटर येट सीरियस नोट, पाकिस्तान इज एन अमेजिंग कंट्री। हमारा 80% पैनल ये कह रहा है कि ये मुल्क दस्तूर और पार्लिमान की बालादस्ती और अदालतों के बगैर चल रहा है। उसके बावजूद ये मुल्क जंगे भी जीत रहा है और ये मुल्क ऊपर भी जा रहा है। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।